नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करते हैं हम भारत की राज्य व्यवस्था की, भारत के संविधान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ाई के हिसाब से दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन और दूसरा 1858 से 1947 तक ताज का शासन यानी कि क्राउन का शासन। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदेशी कंपनियों के आगमन से। विदेशी कंपनियों के आगमन से इसलिए क्योंकि ये विदेशी कंपनियां हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान आगे चल के देंगी। बात करते हैं विदेशी कंपनियों के आगमन की। सबसे पहले आए थे आपका पुर्तगाली, जो कि आए थे 1498 में, वास्को डी गामा साहब। और ये यहाँ से मसाले ले गए और इन्होंने पुर्तगाल में जाकर मसाले बेचे, जो कि लगभग 60-70 गुना प्रॉफिट पर बिके। तो इनका दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग वहाँ जाकर भी बेच सकते हैं। और फिर से ये इंडिया आए, यहाँ से फिर वो मसाले ले गए। ऐसे करके भारत का और पुर्तगाल का व्यापार शुरू हो गया। और लगभग 100 साल के बाद ये बात ब्रिटेन को पता चली। तो ब्रिटेन के कुछ लोग महारानी जी के पास गए कि महारानी जी, पुर्तगाल और भारत का बहुत अच्छा मसालों का व्यापार हो रहा है, आप हमें इजाज़त दें तो हम भी उनके साथ जाकर व्यापार करें। तो महारानी ने एक चार्टर के माध्यम से ब्रिटेन के लोगों को भी भारत में आकर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो इससे ब्रिटिश नागरिक कब आए? 1600 ईस्वी में भारत आए। ठीक। अब डच जो नीदरलैंड के निवासी थे, ये लगभग 1602 में भारत आए। फिर डेनिश आए 1616 में, फिर फ्रांसीसी आए 1664 में। तो अब बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे कि भाई आपको जैसे व्यापार करना है भारत के साथ, आप जाके वहां व्यापार कर सकते हैं। जो कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कामों तक सीमित थे। कब तक? 1765 तक। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार इनको प्राप्त हुए। अब ये क्यों प्राप्त हुए, ये हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत में जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उसका उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से उनको बोला कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा, आप छोड़ दो, अब इसको इनका शासन हम चलाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट चलाएगी। उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लिया और यह शासन 15 अगस्त 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया तब तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक लगातार रूप से जारी रहा। अब बात करते हैं उस घटना की जिसके कारण अंग्रेजों को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स प्राप्त हुए। 23 जून 1757 को हुआ कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति, अब ये जो नवाब थे सिराजुद्दौला साहब, इनकी टीम में कौन थे? मीर जाफर थे, जिन्होंने विभीषण का काम किया। मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ कौन? नवाब सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को, फिर ये जो मीर जाफर था, इसको अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया, पपेट नवाब बना दिया कि भाई जैसा हम बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। अब बात करते हैं 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अब बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ हेक्टर मुनरो वर्सेस, ये 3 लोग साथ में थे, इनकी संयुक्त सेना थी, मुगलों की, अवध की और बंगाल की। मुगलों की तरफ से कौन राजा थे? ये थे शाह आलम द्वितीय, और अवध की तरफ से थे आपके शुजा-उद-दौला, और बंगाल की तरफ से थे मीर कासिम, जो कि मीर जाफर के दामाद भी थे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे उस टाइम?
हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में सेनापति मैंने आपको बताया हेक्टर मुनरो थे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि प्लासी जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे है। अब बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की, जिसके कारण अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स प्राप्त हुए। अब इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के मध्य। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के मध्य हुई। और इसमें क्या निर्णय हुआ कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कोड़ा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम को दे देगी और 26 लाख रुपए वार्षिक खिराज देगी। और उसके बदले में ये जो सुल्तान थे, ये जो मुगल बादशाह थे, ये बिल्कुल अपना कुछ नहीं बोलेंगे। ये इन अंग्रेजों को जैसे शासन चलाना है ये उनको उस प्रकार से शासन चलाने देंगे। और कंपनी को इसके बदले क्या मिला, कंपनी को मिला क्या, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि तो हो गई, अब अंग्रेजों को क्या मिला, आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानियां मिल गई। अब भाई शासन मिल गया है तो शासन को चलाने के लिए अधिनियम भी तो जरूरी है। तो अब आया पहला अधिनियम, कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कंपनी की शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापना करना, कि भाई कंपनी अपने मन से काम ना करे, ब्रिटेन की संसद में जो नियम बनेंगे वो कंपनी द्वारा पालन किया जाएगा। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की जो नींव थी वो भी पड़ी। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। अधिनियम द्वारा ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। अब तीसरा, अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और आपका तीसरे हाइड। अब चौथी विशेषता की बात करते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, लोगों से उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कि मतलब आप कुछ भी लाकर बेच नहीं सकते, यहाँ जो आपकी ब्रिटिश संसद तय करेगी आपको वही बेचना पड़ेगा। और आप किसी से रिश्वत नहीं ले सकते और आप किसी से उपहार नहीं ले सकते। जैसे कि पहले के ज़माने में राजा लोग खुश हो जाते थे कि और पता चला उनके गले में अगर हीरो का हार है तो वो उतार के दे दिया, तो ऐसे उपहार भी आपको नहीं लेना है। अब बात करते हैं बात करते हैं इस अधिनियम के द्वारा, ये मैंने गलती से किस लिख दिया है, तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, कि भाई आप अपने मन से कुछ ना करने लगो, जो कुछ होगा ब्रिटेन की संसद तय करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सेटल करने के लिए या उनको सुधारने के लिए इसे लाया गया था
और इसके तहत कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया कि भाई अब जो कलकत्ता की सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नीति का निर्माण या नियमों का निर्माण कर सकती है। बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, जो कि 1784 में लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए था, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि राजनीतिक मामलों के लिए था। और इसमें एक चीज और हुई, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्षेत्र चलाए जा रहे थे, क्षेत्र प्रशासित किए जा रहे थे, उनको पहली बार ब्रिटिश राज्य क्षेत्र कहा गया। और अब चलते हैं, अब बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। मतलब भारतीय राजस्व पर ये एक और बोझ को बढ़ा दिया गया। बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि अब आप 20 वर्षों तक और व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। मतलब सिर्फ जो कंपनी भारत के साथ एकाधिकार के साथ व्यापार करती थी कि हम सिर्फ व्यापार करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा कि आप भैया चीन के साथ व्यापार दिल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और पूर्वी देशों के साथ आप चाय का व्यापार बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन भारत के साथ आपका एकाधिकार को खत्म किया जा रहा है। ठीक, सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले जो ईसाई पादरी थे वो भारत में नहीं आ सकते थे, उनको आज्ञा नहीं मिलती थी। लेकिन 1813 जो अधिनियम था, इसके बाद जो ईसाई पादरी थे वो इंग्लैंड से अनुमति लेके, ब्रिटेन से अनुमति लेके भारत में आने की सुविधा उनको प्राप्त हो गई थी। अब बात करते हैं 1833वें चार्टर अधिनियम के बारे में। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन रह गया कि भैया आपको सिर्फ शासन करना है, आप ज़्यादा व्यापार मत करो। ठीक, अब इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अब भैया बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिसे कार्यकारिणी में मत देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कार्यकारिणी में सदस्य संख्या पुनः 4 हो गई और भारत में दासों की स्थिति में सुधार के निर्देश दिए गए और इसी आधार पर 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। और आप लोगों ने एक मशहूर दास का नाम सुना होगा, मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही खास दास था। और अब बात करते हैं हम 1853वें चार्टर अधिनियम के बारे में। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई कि अब भैया सबके पेपर होंगे, सबकी कैपेबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद उसको नौकरी दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। विधि निर्माण के लिए 12 सदस्य अखिल भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई और यह व्यवस्था की गई कि भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का प्रभुत्व जब तक संसद ना चाहे तब तक ही जारी रहेगा और जिस दिन संसद चाहेगी तो उनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे कल फिर। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को कृपया मत भूलें। थैंक यू।